हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का सेशन जो है पढ़ रहे हैं। वो भी किस लिए पढ़ रहे हैं? जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर होने वाला है आपका 6 और 7 सितंबर को, उसी के लिए हम लोग जो है पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन आपके जो है आने वाले हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इससे जो है आपका कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी हम सीरीज करेंगे वो उसी सीरीज से लगभग लगभग क्वेश्चन आपका जो पॉलिटी में पूछा जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ लगभग क्वेश्चन आपका इसी सीरीज से जो है पूछने वाला है। और आप खाली ये पेट वाला नहीं, कोई भी एग्जाम देंगे तो जो ये आपका सीरीज चल रहा है उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों हम लोग जो है 3 सीरीज कर लिए हैं, हम लोग चौथा आज जो है देखने वाले हैं। कैसा देखने वाले हैं? चौथा सीरीज देखने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन रहेगा सब आपका जो है डिस्कशन किया जाएगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को। एक राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? तो व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा मेंबर? तो राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसका टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, आपको बताना है। और काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार आपसे जो है पूछा गया है। तो 2 ईयर, 6 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर्स? तो विकल्प आपके सामने है, आप लोग जो है कमेंट करके बताइए अगर कोई भी इसमें जो है जान रहा है तो सही उत्तर आपका रहेगा इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 ईयर का इनका कार्यकाल होता है। किसका? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। आप जानते होंगे पार्लियामेंट हमारा जो है, पार्लियामेंट के 2 भाग होते हैं, एक होता है आपका राज्यसभा और एक होता है आपका लोकसभा। राज्यसभा जो है ये बड़े लोगों का सदन है, बड़े लोगों का सदन कहा जाता है। और इसके जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्टली जो है आपके चुन करके नहीं जाते हैं। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इसके सदस्य जो है डायरेक्टली चुन के जानते हैं, जिनको हम लोग सांसद लोग कहते हैं। मतलब सांसद लोग को हम जो है चुन करके भेजते हैं, और सांसद लोग जो है अपने मंत्रियों और प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं उसमें से। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और हर दूसरे वर्ष जो है एक तिहाई सदस्य एक तिहाई सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष जो है चेंज होते रहते हैं। नया सदस्य आएगा, फिर एक तिहाई सदस्य जो है हट जाएगा, फिर नया सदस्य जो आते हैं। कहने का मतलब जो है ये हर साल इसमें कुछ ना कुछ जो है सदस्य जुड़ते रहते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगला है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट है पंचायती राज की सिफारिशों से संबंधित है? ये आपके पेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस में जो है। तो जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था, यानी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, जो 2005 में गठित हुआ था, जो कर्नाटक के सीएम थे, कहाँ के? कर्नाटक के सीएम थे वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली, उनकी अध्यक्षता में जो है ये सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था। वो जो है पूछ रहा है इसकी कौन सी रिपोर्ट है जो पंचायती राज सिस्टम है उसकी सिफारिशों से संबंधित है। तो तीसरी, पांचवी, छठी या जो है चौथी? तो इनकी जो है कौन सी रिपोर्ट है पंचायती राज से संबंधित है? तो सही उत्तर आप बताइए। इनकी जो है छठवीं रिपोर्ट। कौन सी? छठवीं रिपोर्ट जो थी वो पंचायती राज संस्थाओं के जो है सुधार से संबंधित था। कौन? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है द्वितीय प्रशासनिक आयोग जो है आयोग कब गठित हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको याद रखना है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो भारत की संसद, भारत का विधि आयोग, भारत के राष्ट्रपति या विधि और न्याय मंत्री? तो कौन जो है भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सहायक के रूप में जो है उसके सहायक शक्तियों के रूप के लिए प्रावधान कर सकता है? यानी सुप्रीम कोर्ट कैसे और बेटर रूप से कार्य कर सकता है, क्या क्या इसके लिए और आवश्यक चीजें हैं, उससे संबंधित प्रावधान जो है कौन कर सकता है? तो भारत की संसद को यह अथॉरिटी दिया गया है कि जो चीजें सुप्रीम कोर्ट के जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट अच्छे से कार्य कर सके उसके लिए जो है ये प्रावधान कर सकता है। कौन? भारत का संसद है, आर्टिकल 140 के तहत। इसके तहत दोस्तों आर्टिकल 140 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है उसकी सहायक शक्तियों के रूप में जो है प्रावधान कौन कर सकता है? भारत का संसद कर सकता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है
कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है ये लागू हुआ था। ये अभी देखिएगा, इस 2 सेशन जो आपका 3 सेशन हुआ सॉरी, उसमें 2 बार आपको जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बता चुका हूं। और जो 51A आपका दिया है ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है, जो जो दोस्तों जस्ट 1 मिनट, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको जोड़ा गया था। पार्ट इसके लिए जो है 4A जोड़ा गया था, जो 51 ये अनुच्छेद जोड़ करके इसका प्रावधान किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति के जो है रिकमेंडेशन पर ये आया था। पहले 10 था, अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे पास है। तो ये जो है लागू कब हुआ था, ये आप डेट पढ़िए और बताइए ये कब लागू हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति याद रखना है। और 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत आपका 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जो है फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था। बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये जो है 3 जनवरी 1977 को ये लागू हुआ था। कौन? आपका जो 51A है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो आपका जो है कब लागू हुआ था? 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था, याद रखना। और 76 में ये क्या हुआ था? पास हुआ था। मतलब 76 में ये लाया गया था, 77 में ये जो है बन गया था, मतलब पास हो गया था और लागू हो गया था। अगला है संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो ये देखिएगा, ये क्वेश्चन अभी आपका पहला 86वां संविधान संशोधन बताए हैं, लेकिन इसके बारे में जो है थोड़ा सा विस्तार से नहीं बताए हैं, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आपका था इसलिए नहीं बताए हैं। तो 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 कह रहा है ये कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इसके तहत जो है आपका, इसके तहत आपका जो है 21A जोड़ा गया है, 55A या 25A या 31A, कौन सा जो है जोड़ा गया था ये आपको बताना है। तो इसके तहत दोस्तों आपका जो है अनुच्छेद 21A जो है, आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। फंडामेंटल राइट्स है आपका, जो पार्ट 3 में आपके जो है वर्णन किया गया है, ये आपको पता होगा। इसके तहत जो है जो अनुच्छेद 21 है, जो जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, कैसे हमारा जीवन जो है बेटर हो सकता है उसके बारे में बात करता है। उसमें जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है 21A जोड़ करके ये प्रावधान किया गया, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनका ये अधिकार है कि उनको शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए और उन्हें निःशुल्क जो है एजुकेशन मिलना चाहिए। निःशुल्क मतलब बिना किसी प्राइज को पेमेंट किए हुए। सरकार जो है उसी के तहत, आप जानते होंगे सरकारी स्कूलों में जो है बच्चों को फ्री में शिक्षा जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसी आर्टिकल्स के तहत जो है ये किया गया है। और जो 86वां संविधान संशोधन है, इसी के तहत जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज था, उसी में आपका जो है 11वां कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जो है जोड़ा गया था। इसका मतलब ये हो गया 11वां का कि इसमें जो ये जोड़ा गया कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनका ये मतलब उनके माता पिता का, उनके जो गार्जियंस हैं उनका ये कर्तव्य है, उनका ये ड्यूटीज है कि वो अपने 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको जो है पढ़ाई का अवसर जो है, एजुकेशन का अवसर प्रोवाइड करें। कुछ ऐसा करें कि जिससे वो शिक्षा से जो है वंचित ना रह सके, वो उनका क्या है कर्तव्य है। और जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनका ये अधिकार है किसमें? अनुच्छेद 21 में। दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। यहाँ माता पिता का जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में कर्तव्य बनाया गया है कि हर माता पिता और गार्जियन का ये कर्तव्य है, लेकिन यहाँ अधिकार बनाया गया बच्चों का कि बच्चों का ये अधिकार है कि आप 6 से 14 साल के बच्चों को जो है शिक्षा का जो है अवसर प्रदान करें, वो भी निःशुल्क। अगला है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं, मतलब किया जा सकता है। तो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन आया था जो ये बताया था? पहले ये आप ये बता देते हैं। पहले ये था कि एक राज्य के लिए एक गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा। जो गवर्नर होता है उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 153 के तहत। ये बात भी आपसे आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। तो अनुच्छेद 153 के तहत जो है
राज्यपाल की नियुक्ति होती है। कौन करता है? प्रेसिडेंट जो है क्या करते हैं? प्रेसिडेंट जो है गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उससे पहले भी इनको हटा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जब ये गवर्नर का पद शुरू में बना था तो ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति हो, मतलब हर राज्य के लिए एक गवर्नर होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन आया था। कब? 7वां संवैधानिक संशोधन यानी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में। इसके तहत ये प्रोविजंस किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर बनाया जा सकता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब उनकी वेतन और भत्ते तय करना होगा तो प्रेसिडेंट उसको तय करेगा कितना उनको वेतन और भत्ता मिलेगा। तो बातें समझ गए होंगे आप लोग जो है। और राज्यपाल कौन हो सकता है? राज्यपाल के लिए योग्यता क्या है? तो राज्यपाल बनने के लिए योग्यता है, 2 योग्यताएं आपकी हैं। एक है भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है वो 35 वर्ष की उम्र जो है पूरा कर लेना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका जो जो बातें बता रहे हैं सब यही जो है पूछा गया है। अगला है जीएसटी परिषद का जो है चेयरमैन कौन होता है, चेयरपर्सन कौन होता है। तो जो है ये बताना है आपको, जीएसटी जो परिषद गठित किया गया था, आपको पहले ये बताना, जीएसटी जो है हमारे यहाँ 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 द्वारा जो है लाया गया था, जो फ्रांस के संविधान से जो है कह सकते हैं, या फ्रांस में जो सबसे पहले जीएसटी लाया गया था, उसी से जो हम लोग उसी के माध्यम से जो है हम लोग लाए हैं अपने यहाँ, उसी को देख करके कह सकते हैं। और ये जो है 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जो है लागू है। कब से लागू है? 1 जुलाई 2017 से। और इसी के तहत जो है आर्टिकल आपका आर्टिकल 179 179 ए के तहत जो है जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। मतलब जीएसटी परिषद मतलब उसमें जो है कैबिनेट मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री जो होते हैं, और जो राज्यों के जो है वित्त मंत्री होते हैं उसमें वो भाग लेते हैं, और उसी के माध्यम से जो जीएसटी परिषद के माध्यम से सारे निर्णय जो है लिए जाते हैं। तो जीएसटी परिषद बनाया गया। इसके जो है अध्यक्ष पूछ रहा है चेयरपर्सन कौन होता है, तो केंद्रीय जो वित्त मंत्री आपकी होते हैं, अभी मतलब है वर्तमान समय में केंद्रीय वित्त मंत्री लेडीज है निर्मला सीतारमण, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो वित्त मंत्री का पद संभाल रहा वो जो इसका जो है चेयरपर्सन होगा। यानी जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी परिषद है, उसका अध्यक्ष कौन होगा? आपका वित्त मंत्री होगा, फाइनेंस मिनिस्टर आपका जो है इसका, वो भी सेंट्रल लेवल पे जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसका ये चेयरपर्सन होता है। तो अनुच्छेद भी आपको बता दिए, जीएसटी कब लागू हुआ था ये भी बता दिए, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है भारत का चुनाव आयोग 1989 में जो है एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया। इसे फिर से जो है किस वर्ष में जो है एकल सदस्यीय जो है निकाय बनाया गया था। तो ये आपको बताना है, ये बात आपको हम शायद बता दिए हैं, लेकिन आप जो है इसमें फिर से देखिएगा। जैसे आप जानिए कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, जिसके तहत ये किया गया था कि जो हमारा 21 वर्ष का वोटिंग का एज है, यानी 21 वर्ष का कोई व्यक्ति होगा वो वोट करने का अधिकार होगा, उसको घटा करके हम लोग जो है किस पे ला दिए थे? 18 वर्ष कर दिए थे, जो 1989 से जो है लागू हो गया था, 1989 से। उसी के तहत इलेक्शन कमीशन को जो है भार ज्यादा हो गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है वोटिंग कराना हो गया, क्योंकि पहले 21 वर्ष तक जब एज था वो कम थे, अब 18 वर्ष हो गया तो ज्यादा उसमें लोग हो गए, मतलब इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करने वाले, वोटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले। तो क्या किया गया, चुनाव आयोग जो एकल सदस्यीय निकाय था उसको जो है डबल नहीं एकल निकाय था, उसमें जो है 2 और सदस्य को जोड़ा गया। किसने जोड़ा गया? 2 सदस्य को जोड़ा गया, एक इधर एक इधर। मतलब जो है ऐसा कह सकते हैं, एक चुनाव का जो है मुख्य अध्यक्ष बनाया गया और 2 जो है आयुक्त बनाए गए। तो ये जो है कब बनाया गया? 1900 जो है 89 में बनाया गया। फिर ये जो है चल नहीं पाया, 1990 में इसको जो है फिर एकल सदस्यीय बना गया, 2 लोग जो इसके नियुक्त किए गए थे उनको जो है हटा दिया गया। फिर जो है 1993 में ऐसा वो हुआ कि 1993 में जो है फिर 2 सदस्य फिर बनाए गए, एक अध्यक्ष तो था ही और 2 और बनाए गए। तब से लेकर के जो है 1993 से आज तक जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर बॉडी है। एक उसके चुनाव के जो यानी सीईसी कहा जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है, और 2 उसके जो है इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो हमको लग रहा है कि आपको जो है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और जो हमारा इलेक्शन कमीशन अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि ये जो है वोट चोरी कर रहा है, ये आरोप है। ये अब इलेक्शन कमीशन जाने की आरोप सही है कि नहीं है, और ये जो है जांच का विषय है जो भी है।
तो देखिएगा इलेक्शन कमीशन चर्चा में, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन जो है ये आपके जो है पार्ट 15 में आपके जो है वर्णन किया गया है। आर्टिकल जो है 324 से लेकर के 324 से लेकर के 329 यानी 329 तक जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में जिक्र किया गया है। और इलेक्शन कमीशन का स्थापना हमारे यहाँ 25 जनवरी 1950 को हुआ था। किसकी स्थापना? इलेक्शन कमीशन की स्थापना। और इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग जो है क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं, वोटिंग जो है डे मनाते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया है इलेक्शन कमीशन कब स्थापित हुआ था, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बातें आपको सब क्लियर होने चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन ना छोड़ना है, जिससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको जो है आप कर सकें उसमें। उससे कह रहा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को के पृथक्करण से संबंधित है? यानी जो हमारा एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है उसको जो है सेपरेट करने के लिए बात करता है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद जो है बात करता है? तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। अच्छा, अगर आप लोगों को लगेगा कि हम तेज बता रहे हैं, जल्दी बता रहे हैं, तो आप लोग के पास ऑप्शन भी है, आप उसको थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर मैं बहुत तेज आपको पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा स्लो कर लूंगा। वैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको देने का प्रयास किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है तेज हो। तो आप बताइए जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण से संबंधित कहाँ जो है जिक्र किया गया किस आर्टिकल्स में? तो सबसे पहले ये जानना है कि ये चारों आर्टिकल्स आपके डीपीएसपी के बारे में हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आपके पार्ट 4 में है। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। और जो 50 है आपका आर्टिकल 50 है 50, इसमें जो है जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है इसके सेपरेशन की बात किया गया कि दोनों लोग अलग अलग होकर के कार्य करेंगे। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। और 36 से लेकर के 51 तक आपका क्या है? आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में वर्णन किया गया है। अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए जो है अधिकार की गारंटी देता है? यानी अगर मौलिक अधिकारों के आपका हनन हो रहा है तो आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो भी किस आर्टिकल्स का जो है हवाला देते हुए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किस आर्टिकल्स के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है बोला जा रहा है, इसको आप जो है गंभीरता से सुनिएगा। तो किसके तहत जा सकते हैं? 21, 32, 25 या 29 किस आर्टिकल्स के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो सही उत्तर आपका रहेगा आर्टिकल 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस आर्टिकल्स के तहत अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो है कर्तव्य है, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बाध्यकारी है कि उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का रक्षा करे। यानी सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों का रक्षक है। सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है पांच जो है प्रकार के रिट जारी कर सकता है अगर उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ हो तो। और यही पावर, सेम पावर हाई कोर्ट को भी दिया गया है कि वो जनता का अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है। वो आपके आर्टिकल है 226 226 के तहत जो है हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है कि व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन ना होने पाए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 226 के तहत हाई कोर्ट, और जो हाई कोर्ट का रिट जारी करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट से भारी है, ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई नहीं है। हाई कोर्ट अदर मामलों में भी जो है रिट जारी कर सकता है और मूल अधिकार के बारे में तो जारी कर ही सकता है। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार, मतलब किस अनुच्छेद के अनुसार सभी उच्च देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए जो है अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? तो किस आर्टिकल्स में जो है आधिकारिक भाषा हाई कोर्ट के लिए की गई है कि यह आधिकारिक भाषा उसकी इंग्लिश होगी? तो 315 एक, 329 एक, 336 एक या 348 एक? तो प्यारे दोस्तों आप लोग बताइए।
अगर आप लोग एक बार सॉल्व कर लेंगे तो कंफर्टेबल, निश्चित रूप से कहेंगे कि कंफर्टेबल फील करेंगे आप लोग। तो 348 एक के तहत जो है, 348 एक के तहत जो है क्या किया गया है, अंग्रेजी भाषा को जो है हाई कोर्ट के लिए आधिकारिक भाषा जो है नियुक्त किया, मतलब चुना गया है। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो ये जो है, जो स्टेट लेवल पे पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी स्टेट का, उसके अध्यक्षों की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो गवर्नर यानी राज्यपाल या मुख्यमंत्री या राज्य विधानसभा या जो है राज्य के भारत के राष्ट्रपति। तो आप लोग बताइए कौन जो है, कौन जो स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य का लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा 316 बी के तहत जो है, आर्टिकल्स 316 बी के तहत जो है गवर्नर जो है, राज्यपाल यानी ये जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करता है। लेकिन यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, और ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी संयुक्त रूप से जो बनता है दो राज्यों के द्वारा जो है संयुक्त लोक सेवा आयोग बनता है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा जो है की जाती है। तो बातें क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, याद रखना है। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा जो है निम्न में से किसे सौंप सकते हैं। तो लोकसभा जानते होंगे, लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में सभापति होते हैं। तो कह रहा है लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा अगर सौंपना चाहता है तो वो किसे सौंपेगा, राष्ट्रपति को दे देगा, या जो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा, या उपराष्ट्रपति को देगा, या प्रधानमंत्री को देगा। तो सही उत्तर आपका रहेगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को ये जो है अपना इस्तीफा सौंपेगा। आर्टिकल 94 के तहत जो है, 94 ए के तहत जो है, ए या बी है, 94 ही आप जानिए, 94 के तहत जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वो अपना जो है इस रिजिग्नेशन है डिप्टी स्पीकर को जो है सौंपता है, और डिप्टी स्पीकर को अगर अपना रिजिग्नेशन देना है तो जो है स्पीकर को देगा, यानी अध्यक्ष को देगा। दोनों लोग आपस में जो है एक्सचेंज करते हैं, कह सकते हैं कि। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जो है कब इस्तीफा दिया था। देखिएगा पहले यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1935 का 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था, उसके तहत जो है इलेक्शन जो है राज्यों में कराने के लिए बात किया गया था। तो जो है 11 राज्यों में इलेक्शन हुआ था। कब हुआ था, 1937 में जो है, 1937 में जो है इलेक्शन हुआ था। कब हुआ था, 1937 में कितने राज्यों के लिए, 11 राज्यों के लिए। और 1937 में जो है इसमें से 6 राज्य में जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो है पूर्ण रूप से बहुमत मिला था। 3 राज्यों में जो है सरकार सहमति से जो है, मतलब गठबंधन से माध्यम से कांग्रेस की बनी थी, और 6-3 9 हो गया। 2 राज्यों में जो है इसकी सरकार नहीं बन पाई थी। तो क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार जो है, आप जानते हो कि 1939 में जो है क्या हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ब्रिटिश सरकार जो है भारत के बिना सहमति के, भारत सरकार के बिना सहमति के ब्रिटिश जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जो है सहमति को जो है क्या कर दिया था कि भारत को उसमें शामिल कर लिया था। तो इसी के कारण से 1939 में जो है, अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने सभी जो है राज्यों से अपने मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया था। तो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्यों इस्तीफा दिया था जो है, क्योंकि विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया गया था भारत के बिना सहमति के, इसलिए इस्तीफा दे दिया गया था। अगला है, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा जो है गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए जो है किसे भारत भेजा गया था। तो किसे भेजा गया था 1942 में, आप जानते होंगे साइमन कमीशन जो है आया था 1942 में। स्टेपफोर्ड क्रिप्स है, सॉरी यहाँ मैं बहुत गलत बोल दिया, साइमन कमीशन नहीं है, जो है क्या था आपका जो है क्रिप्स मिशन था। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रिप्स मिशन 1942 था, साइमन कमीशन तो 1900 जो है 28 में आया था। वो चीज हम थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गया मेरे मुंह से। तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जो है क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। जो क्या करने आया था,
विंस्टन चर्चिल उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो भेजे थे गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए कि जो है वो कैसे उनके बीच में जो है तालमेल बैठाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को जो परिभाषित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है कि मुख्यमंत्री का ये ड्यूटी है, ड्यूटीज ऑफ द सीएम। वो भी किससे रिलेटेड? गवर्नर से संबंधित जो है ड्यूटी के बारे में बात करता है। तो 167 जो है अनुच्छेद 167 जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बात करता है कि राज्यपाल को जो है वो क्या क्या चीजें बताएंगे, क्या उनकी कर्तव्य होगा राज्यपाल को लेकर के। तो 167 में कहा गया है। और 170 में जो है विधानसभा के बारे में बात किया गया है, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। और 165 में जो आपका जो है 165 में क्या कहा गया है? जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है। अगला है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पास किया गया था। किसके द्वारा ये पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या सरोजिनी नायडू, या राजेंद्र प्रसाद। तो कौन जो है जो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पेश किया जा रहा था, तो ये कौन था जो इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था? तो ये आपके थे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर नहीं है ये। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जो बाद में आपका प्रस्तावना का रूप जो है धारण किया था। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी जो है निलंबित किया जा सकता है? तो कौन से अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के तहत जो है मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है जब आपका आपातकाल लागू हो? तो आपातकाल आपका जो है 352 ये राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करता है। जब ये लागू होता तो सरकार चाहे तो आपके जो है मूल अधिकारों को जो है कुछ हद तक सस्पेंड कर सकती है, वो भी अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो मूल अधिकार है उसको जो है छोड़ करके, इसको जो है सस्पेंड नहीं कर सकती है सरकार। और आपका जो है 352, 356 और 360 के तहत जो है आपातकाल का प्रोविजन किया गया है। भाग 18 में जो आपके आपातकाल से संबंधित जो है प्रोविजन किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 359 के तहत जो है 359 359 इसके तहत जो है सरकार आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों को कुछ हद तक जो है सस्पेंड कर सकती है, 20 और 21 को छोड़ करके। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका लोकतंत्र और विकास के लिए जो है पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर जो है एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए जो है किस समिति को जो है नियुक्त किया गया था? तो लोकतंत्र और विकास के लिए जो है पंचायती राज संस्थाओं का जो इससे पुनरुद्धार हो सके, यानी व्हिच कमेटी वाज अपॉइंटेड टू प्रिपेयर ए कॉन्सेप्ट पेपर ऑन द रिवाइवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो किस कमेटी का जो है गठन किया गया था? तो राजेश पंत विशेषज्ञ समिति, या वाघुल समिति, या शिवरामन समिति, या एल.एम. सिंघवी समिति। तो आपको ध्यान रखना है एल.एम. सिंघवी समिति जो है 1986 में जो है गठित किया गया था पहली बार। सन आपको ध्यान रखना है। ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए भी जो है कार्य कर चुके हैं। 1986 में जो एल.एम. सिंघवी कमेटी गठित किया गया था, ये जो है बताया था कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको जो है संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। तो बाद में फिर वही 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है पंचायतों और नगर पालिकाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था एल.एम. सिंघवी समिति के जो है सुझाव पर। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और यही समिति जो है ये जो है आपका अवधारणा प्रस्तुत की थी, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जो आपका आज का पॉलिटी का जो डिस्कशन था काफी इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो पूरा विस्तार से बताया गया है, इसको आप लोग जो है सॉल्व करिएगा सब क्वेश्चन, और उसके बाद अपने मित्रों तक भी जोड़िएगा कि मतलब मित्र भी अपने आपके सॉल्व करें, और उनसे पूछिएगा इसका आंसर क्या होगा अगर वो जो है ना सॉल्व करेंगे तो। फिर हम लोग नए जो है सेशन में 5वें जो है डिस्कशन में शामिल होंगे नए दिन। थैंक यू।